हेलो 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 दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, एक विषय बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, और एक बहुत शानदार विषय भी है। क्या विषय है आपका? 130वां संविधान संशोधन, 113 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपके लिए बहुत शानदार आपका चर्चा में रहा है। बिल पेश किया गया है संसद में। अभी आपकी संसद की समिति के पास भेज दिया गया कि भैया इसको देखो, क्या कमी है, क्या सुधार कर सकते हैं। तो बहुत शानदार बिल आपके सामने आ चुका है। अभी आप देखते हो, चर्चा करते हो। आपको इन शॉर्ट बता दो पूरी चर्चा क्या है। चर्चा इन शॉर्ट में ऐसी होने वाली है कि आप देखते हो कि कई लोग विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, इवन कई पीएम सीएम भी होते हैं राज्यों के, जिनको जेल में रहते हैं और जेल से शासन संभालते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग केजरीवाल को देखा था, एक लंबे समय तक जेल में रहे थे और वहां से अपना मुख्यमंत्री पद संभाल रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, है कि नहीं। तो ऐसे में एक बिल लेके आए, 130वां संविधान संशोधन बिल लेके आए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक जवाबदेही को बढ़ावा देना और साथ ही साथ जेल से प्रशासन को बंद करवाना। कि आप जेल से प्रशासन नहीं कर सकते, आप लेगा ना, जेल से शासन पर लगेगा पूर्ण विराम। ठीक है ना। और नया राजनीतिक जवाबदेही मानक तय होगा। संविधानिक नैतिकता, क्या संविधानिक नैतिकता तय यहाँ पे होगी? किस तरीके से होगी? एक बहुत शानदार टॉपिक अपने लेके आए मुख्य परीक्षा के लिए। बहुत शानदार टॉपिक। इसको पढ़ना, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा हर जगह पे काम में आएगा। जितने भी संबंधित कॉन्सेप्ट आपके हैं कि न्यायपालिका क्या बोलती है, राजनीतिक विश्लेषक क्या बोलते हैं, संविधान क्या बोलता है, विपक्ष क्या बोलता है, पक्ष क्या बोलता है, आने की चुनौतियां क्या हो सकती हैं इसको लागू करने में, आगे की राय क्या हो सकती है, क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है, सब पर हम लोग क्या सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, सब विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो वेट कीजिएगा 7 से 8 मिनट का, 15 मिनट में सारी क्लास आपकी टॉपिक मिल जाएगा। बहुत शानदार टॉपिक है आपका। यहाँ पे लिखा है भैया कि भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत उसकी नैतिकता है। भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत उसकी नैतिकता है। और 2025 में इसी वैधता को क्या हमको लागू करना है। ठीक है ना। जो आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक सिर्फ इसी चीज को लागू करता है, क्या कि भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत कौन? नैतिकता है, संविधान नैतिकता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मस्ट फॉलो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। जो आपके आपके सार्वजनिक ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, वो कैसे इस नैतिकता को फॉलो करते हैं? संविधान नैतिकता को फॉलो करते कि नहीं? तो क्या राजनीतिक विशेषज्ञ जो राजनीतिक होते हैं, जो सांसद विधायक होते हैं, क्या उनके लिए नैतिकता की बात नहीं आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। और वही चीज यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वतंत्रता के 78 वर्षों बाद कोई ऐसा कदम उठाया गया है। ठीक है ना। कि देखो यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या, इसमें आपके अनुच्छेद 75, 164 और 239 अभी बताते हैं ये तीनों है क्या चीज। ये आपके मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद संबंधित है, ये आपके राज्य के मंत्री परिषद संबंधित है, और आपके दिल्ली दिल्ली विधानसभा की मंत्री परिषद संबंधित अनुच्छेद आपके हैं। ये बताता है, ये तीनों आर्टिकल्स बताते हैं। यहाँ पे आपका 130वां विधेयक क्या बोलता है, क्या बोलता है देख रहे हैं? हिरासत। यदि कोई मंत्री, कोई नेता, कोई व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, या ऐसे कोई मामले में जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है, क्या कोई व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, हिरासत में रहता है, ऐसे किसी मामले में जिनमें क्या लोग 5 साल उससे ज्यादा की जेल हो सकती है, तो वह व्यक्ति 31वें दिन स्वतः पद से हट जाएगा। 31वें दिन स्वतः पद से हट जाएगा, अपने आप पद खाली माना जाएगा, पदच्युत माना जाएगा। अन्यथा अन्यथा जो आपकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री है, जो आपके मुख्यमंत्री है, जो आपके सीएम वहां पे दिल्ली में, वह अपने उपराज्यपाल, राज्यपाल और राष्ट्रपति से अनुमोदन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को, इस मंत्री को पद से हटाओ, इस व्यक्ति को पद से हटाओ। वो कह सकते हैं ना, लेकिन ना कि अगर पीएम सीएम ऐसी स्थिति में हो तो उन्हें इस्तीफा भी, यदि बात हो पीएम सीएम की, यदि बात हो पीएम सीएम की कि भैया पीएम सीएम स्वयं पर ही केस आ गया, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह मानेगा, राज्यपाल किसकी सलाह मानेगा, उपराज्यपाल किसकी सलाह मानेगा? तो भैया उसको स्वयं पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि नहीं देगा तो 31वें दिन स्वतः अपना पद त्याग करेगा, 31वें दिन से पद खाली माना जाएगा। ठीक है ना। ठीक, ध्यान रखना। आपके इससे क्या, ऑन रिलीज रीअपॉइंटमेंट। अब सुनना क्या, यदि सुनना, दो सिद्धि नहीं होती है। अभी तो बात सिर्फ हिरासत की आ रही है, दो सिद्धि का हिरासत की बात आ रही है, बात हिरासत की आ रही है। सुनना यहाँ पे, अगर वो व्यक्ति 30 दिन के बाद दो सिद्ध नहीं होता है, उसका पद चला गया, और वह व्यक्ति दो सिद्ध नहीं होता, अपराधी सिद्ध नहीं होता है, तो क्या व्यक्ति पद पर वापस जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन रखा गया है कि रिलीज होने पर वो रीअपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट उसकी पॉसिबल है। ठीक है ना। इससे क्या आपकी बैलेंस अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है कि भैया हाँ ठीक है, अगर आप दो सिद्धि नहीं हो तो आप वापस नियुक्त हो सकते हो। सिर्फ आपको उस समय पर राजनीति से दूर इसलिए रखा गया था कि आप अपने जेल से राजनीति को प्रभावित ना करें, इसलिए आपको दूर रखा गया। तो संविधान नैतिकता है कि संविधान नैतिकता क्या है, कि संविधान नैतिकता क्या होती है? एक अच्छे लोग ही
अच्छे पृष्ठभूमि के लोग, ऐसे लोग जो शंका के दायरे में नहीं है, जो शक के घेरे में नहीं, वही लोग आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें। यदि कोई व्यक्ति जेल में 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो भैया आप क्या करो, राज्य व्यवस्था से दूर रहो, शासन से दूर रहो, प्रशासन से दूर रहो, ठीक है ना, प्रशासन शासन दूर रहो। आपको पता होगा जब आईएएस अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं, जो आपके अधिकारीगण होते हैं, अगर 48 घंटा हिरासत में रह के आ जाते हैं तो उनको आपको डिसमिस कर दिया जाता है, मतलब आपके लिए कुछ समय के लिए पद से दूर कर दिया, छुट्टी कर दिया, अब छुट्टी पे जाओ, घूमो आराम से। आपको केस से दूर रखा जाए, क्यों? जिससे आप उस केस को प्रभावित ना रखें। तो ऐसे आपको राजनीति से दूर रखने के लिए भी आप राजनीति से उस मुद्दे को प्रभावित ना करें जिस मुद्दे में आपको हिरासत में लिया गया है। लेकिन यदि आप दोष सिद्ध साबित नहीं हो तो, आप अपराधी साबित नहीं हो तो वापस आप पद पर नियुक्त कर सकते हो, अपने उस पद पर आ सकते हो। इसको बोलते संवैधानिक नैतिकता। क्या बोलते हैं? संवैधानिक नैतिकता, ठीक है ना। अब यहाँ पे चुनौतियां भी आएंगी, भैया चुनौतियां भी आएंगी कि खाली समय पर उस पद को कौन संभालेगा, खाली पद पर उस पद को कौन संभालेगा। यदि खाली पद पर कोई व्यक्ति उस पद को संभाल रहा है और जब वापस पुराना व्यक्ति आता है, तो आपको लगता है कि वो छोड़ेगा पद को, पुराना जो नियुक्त हो चुका है वो छोड़ेगा पद को? लगता है आपको? लालच बुरी बला है। क्या? लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुनना, क्या यहाँ पे लिखा है संविधान संदर्भ, तो मैंने बता दिया 75 क्या बोलता है, 164 क्या बोलता है और 129 क्या बोलता है, ठीक ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बता ही दिया मैंने आपको, ठीक ना। यदि भाई पीएनसी में वालों को स्वयं अपने पद से हट जाएंगे, ठीक ना। रिवर्सिबिलिटी, भाई आप रिलीज हो रहे हो तो आप वापस हो सकते हो, आप वापस आ सकते हो, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे 130 में संविधान मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, सुना मुख्य विशेषता क्या है। यदि कोई मंत्री 30 दिनों तक हिरासत में है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, स्वतः पद छोड़ना पड़ेगा, 31वें दिन से पद खाली माना जाएगा। लेकिन यदि पद नहीं छोड़ता है तो केंद्र में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह दे सकता है, केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पे काम कर सकते हैं, राज्यों में राज्यपाल काम कर सकते हैं। और विशेष मामला यदि पीएम और सीएम स्वयं है तो अपने 30 दिनों पर इस्तीफा देंगे, अगर नहीं देते हैं तो 31वें दिन उनका पद खाली माना जाएगा, ठीक है ना। रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपकी महत्वपूर्ण चर्चा के विषय है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला टॉपिक है आपका, केंद्र और राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, कोई अपमान नहीं है, चाहे आपका जम्मू कश्मीर चाहे कोई भी हो, कहीं पर ऐसा नहीं विशेष रूप से लागू नहीं, हर जगह पे लागू आपका होता है। और जेपीसी, अब यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हो रही है, क्या आपका बिल आया था, बिल को कहाँ भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भेज दिया गया है, जेपीसी में भेज दी गई है। बिल सेंड टू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, यहाँ पे लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के आपके 10 मेंबर, टोटल आपके 31 मेंबर आपको होते हैं, टोटल आपके 31 मेंबर आप होते हैं, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं, जो कि आपकी रिपोर्ट डालेगी, रिपोर्ट करेगी नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में, जो कि आपको एडवाइजरी देगी कि क्या क्या इसमें रिफॉर्म करना है, क्या इसको हम सीरियस ले सकते हैं, क्या क्या इसमें रिफॉर्म करना है, कुछ सुझाव पेश करेगी कि क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विपक्ष की आशंका क्या है, विपक्ष की आशंका क्या है, अहम बात कही 30 दिन की हिरासत, तो भैया सरकारी संस्थान है, सरकार है, सरकार किसी भी संस्थान का दुरुपयोग करके 30 दिन की हिरासत में वैसे पटक सकती है। अभी देख लो केजरीवाल को पटका था कि नहीं, बेचारा 6 महीने से पढ़ा रहा है कि नहीं। तो विपक्ष की शंका क्या है भैया, विपक्ष की शंका है कि भैया किसी को भी सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग करके 30 दिन के लिए वैसे पटक सकती है, आम बात हो जाएगी। और दूसरा, जब 5 साल जिनमें क्या डिसाइड किया गया कि ऐसे केस जिन्हें 5 साल की सजा होने की संभावना, अब वो कौन से केस हैं डिफाइन थोड़ी ना, परिभाषा थोड़ी ना दी गई है भाई। 5 साल का केस किसमें, 5 साल की लिखा ना कि कंसर्न क्या है, अरेस्ट में भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड, भाई राजनीतिक, आप राजनीतिक मनोदशा से आप उसको किसी को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। सेफगार्ड के अप्लाइड ओनली सीरियस क्राइम्स, सीरियस क्राइम्स अप्लाई होते हैं, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट गवर्नर के बाद वो होते हैं, ठीक ना, ठीक ना। कंपेरिजन किससे किया गया, कंपेरिजन किससे किया है, इन सिविल सर्विसेज। क्या सिविल सर्विस क्या होता है, यदि आप 48 घंटे की कस्टडी में होते हो तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन आपका हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, ठीक ना। ऑटोमेटिक आपका क्या सस्पेंशन आपका हो जाता है, ठीक है। वर्तमान ढांचा क्या है, तो वर्तमान ढांचा क्या आपका, आपका रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या बोलता है, जन प्रतिनिधित्व कानून क्या बोलता है, 1951 को बोलता है कि कोई व्यक्ति केवल दो स्थिति, अब देखो यहाँ पे अभी आपका जो आ रहा है 130 में, उसमें क्या हिरासत की बात कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, हिरासत की बात कर रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, हिरासत की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी तक जो बात होती थी जनप्रतिनिधि अधिनियम के माध्यम से दो सिद्ध की कि केवल दो व्यक्ति है उसको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो वो अयोग्य माना जाएगा, वो अयोग्य माना जाएगा। ऐसे ही भ्रष्टाचार के माध्यम में, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 क्या बोलता है कि दो सिद्धि पर भी अयोग्यता होगी, सजा के
6 साल सजा के बाद 6 साल तक आप किसी पद को नहीं धारण कर सकते हो, चुनाव नहीं लड़ सकते हो। केवल गिरफ्तारी हिरासत पर अयोग्यता नहीं थी अभी तक। अभी तक क्या आपके कहीं पर गिरफ्तारी या हिरासत पर अयोग्यता नहीं थी, लेकिन 130वां संविधान संशोधन हिरासत पर अयोग्यता की बात करता है। और एग्जाम्पल में मैंने आपको केजरीवाल का नाम दिया है, अभी और भी एग्जाम्पल देखेंगे। और सब एग्जाम्पल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बयानबाजी भी आपको दिखेगी, यार ना सुप्रीम कोर्ट की बयानबाजी भी दिखेगी। तो यदि आपसे कोई पूछेगा क्यों महत्व बढ़ जाता है, भैया सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद काम किया इस क्षेत्र में। तो जब सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, न्यायपालिका काम कर रही है, तो ऐसे में विधायी प्रावधान की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका महत्व क्या हो, विधायी प्रावधान की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, लिखा है देखो न्याय घोषणा है, न्याय घोषणा लिखी, क्या लिखी है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन रिपोर्ट का केस था 2018 का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केवल संसद नए आधार जोड़ सकती है कि किन आधार पर अयोग्यता ठहराई जाए। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मैं कुछ काम नहीं करूंगी, केवल संसद ही नए आधार जोड़ सकती है कि किन मामलों में किसी को आपदस्थ किया जाए, अयोग किया जाए। ठीक ना। यहाँ पे मनोज नरोला केस 2014 का, यहाँ पे क्या पीएम को दागी मंत्रियों से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या एडवाइस दी कि पीएम को दागी मंत्रियों से बचना चाहिए। कौन से दागी मंत्री, जिन पर क्या अपराध के आपके केस चल रहे हो, जिनके ऊपर दाग धब्बे लगे हो। ठीक है ना, वो कीचड़ वाले नहीं कि बॉसिंग पाउडर निर्माण, वो दाग धब्बे नहीं, जो अपराध के धब्बे जो धुल नहीं सकते। ठीक है ना, ऐसे धब्बे। तो पीएम को मनोज नरोला केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, पीएम शुड बी अवॉइड अपॉइंटमेंट क्या टेंट मिनिस्टर्स, इनको दागी मंत्रियों से बचना चाहिए, टेंट पे लगा हुआ है। फिर आपका एक और केस आता है वी सेंथिल बालाजी 2025 का ही केस है, वी सेंथिल बालाजी केस आपका। यहाँ पे मिनिस्टर मंत्री को पद और जमानत से क्या सुप्रीम कोर्ट बोलता है मंत्री का तो पद चुनना पड़ेगा अपना, या जमानत चुननी पड़ेगी, क्या एक कुछ चुनो, या तो अपने पद पर हो या जमानत। आपको दोनों साथ साथ नहीं मिलेगी। आप चाहे तो आपको जमानत मिले तो आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको दोनों साथ साथ नहीं मिलेगी। ठीक है ना। चलो अरविंद केजरीवाल केस देख सकते हो भैया, सीएम को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी करने से रोका था, इस्तीफा बाध्यकारी नहीं बनाया था। अब ये सारे केस दिख रहे हैं आपको, ये सारे न्याय केस दिख रहे हैं, इनसे आप लोग 130वें संविधान संशोधन का क्या सपोर्ट भी कर सकते हो, विपक्ष में भी जा सकते हो, क्या सपोर्ट भी कर सकते हो, इनसे विपक्ष में भी ले जा सकते हो। ठीक है ना। चलो बस यूज करना आपको आना चाहिए, यूज करना आपको आना चाहिए। बात करते हैं नए प्रावधान का औचित्य क्या है। नए प्रावधान का औचित्य क्या है, तो भैया एडीआर रिपोर्ट आपकी आती है, एडीआर रिपोर्ट आती है, इसमें बताती है भैया 45% एमएलए आपका क्या है, आपराधिक मामलों के अपराधी हैं। जो अभी 45% आपके एमएलए हैं 2022 में 25 में, उन्हें 45 आपराधिक मामलों। अब बताओ राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो राजनीति का अपराधीकरण रोकने के आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। आप देखो 29% पर सिर्फ हत्या के मामले केस हैं, और महिलाओं के साथ आपके गंभीर अपराध, जो महिलाओं की हत्या के अपराध जैसे गंभीर आरोप में लिखते हैं, ऐसे 29% आपके एमएलए हैं। मंत्री क्या कर सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। 2 सिद्धि में सालों लग जाते हैं, तब तक मंत्री कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, वो लोग कर लेते हैं नहीं, इसलिए बात हिरासत की है। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, हिरासत शब्द को जस्टिफाई करने के लिए, साथ ही क्या जनता का भरोसा बहाल करने के लिए ये विधेयक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे। व्यापक संदेश क्या बोलते हैं कि जनादेश है इसलिए पद नहीं छोड़ेंगे, ये गलत है भैया। जनादेश है ना, अभी तक क्या होता था भैया कि हमें जनादेश मिला, तो जनादेश के आधार पर जीत के आए, हमको जनता के सपोर्ट से जीत के आए, भले हम अपराधी हैं तो हम पद नहीं छोड़े। नहीं बेटा, अब अपराधी हो गए तो आपके कान खींचे जाएंगे। जनता को तो आप खरीद सकते हो ना 500 रुपए में, या आप वोट कैप्चर कर, बूथ कैप्चर कर सकते हो, फर्जी वोट डलवा सकते हो। हालांकि चीज अपने यहाँ पे नहीं होती है, बट कहीं मन में शंका है आपके यहाँ पे आती है कि भाई फर्जी वोट डले होंगे, वोट को खरीद फरोख्त हुई होगी, है कि नहीं। तो इसमें क्या आप ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे, जनादेश से पद नहीं छोड़ेंगे, भैया छोड़ना पड़ेगा आपको। इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। न्यू स्टैंडर्ड आपका आ गया कि एथिक्स और गवर्नेंस साथ में होगी, सुशासन और नैतिकता आपको साथ में चाहिए, जिससे क्या हो सकता है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी आपकी बनेगी। आपकी मजबूत लोकतंत्र का निर्माण क्यों होगा, कब होगा, जब आपके यहाँ पे राजनीति में नैतिकता दिखेगी और राजनीति में सुशासन दिखेगा, तब भी आपके यहाँ पे मजबूत डेमोक्रेसी बनेगी। और मजबूत डेमोक्रेसी बनने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है चुनौतियां क्या है भैया, निर्दोषता की धारणा लिखी है। भाई हिरासत में कोई व्यक्ति रखा जा रहा है तो निर्दोष है, अभी सिद्ध कहाँ हुआ, इनोसेंट है, इनोसेंट है, सिद्ध कहाँ, ये आपकी यहाँ पे चुनौतियां हो, चैलेंज हो सकती हैं। राजनीतिक दुरुपयोग पर खतरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं भैया। कई बार क्या होगा, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है, और जब राज्य नहीं मानेगा, कोई राज्य में विपक्ष की सरकार होगी, राज्य नहीं मानेगा, तो जैसे केजरीवाल का देख लो कांड हुआ, वे उठा के धर दिया जेल में, ऐसी वहां पे भी क्या होगा, जेल में धर दिया जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो संघीय ढांचे को प्रभावित होगा। और गंभीर अपराध की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता भैया, क्या चिंता क्या है कि भैया जो 5 साल की सजा वाले गंभीर अपराध की स्पष्ट परिभाषा रहेगा, डेफिनेशन आपकी स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना, स्पष्ट परिभाषा नहीं है आपकी। ठीक है ना। आगे की राय क्या हो सकती है, आगे राय क्या हो सकती है भैया कि हम लोग जो विधि आयोग ने सिफारिशें दी उनको लागू करें। राजनीतिक दल में दागी उम्मीदवार को टिकट ना दें शुरुआत में,
संसदीय निगरानी और आचार संहिता समिति को मजबूत करें, बाध्यकारी मंत्री पर आचार संहिता लेके आए और तुरंत सुनवाई सुनिश्चित करें, तुरंत सुनवाई सुनिश्चित करें, जिससे कि 30 दिन पूरे ना हो सके, जिससे कि 30 दिन पूरे ना हो सके और ये चुनौती आपके सामने ना आए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे निष्कर्ष क्या हो गया, निष्कर्ष क्या हो गया भैया, 130वां संविधान संशोधन स्वच्छ राजनीति को बनाने की ऐतिहासिक पहल है, संविधान नैतिकता और लोकतंत्र शासन को संतुलित बनाता है। क्या याद रखना, याद रखना, संविधान नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन को संतुलन बनाता है। चुनौतियां हैं लेकिन सुरक्षा उपायों के साथ ही बिल जनता के विश्वास को बहाल कर सकता है। एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न यहाँ पे लिखने के लिए आपको दूंगा, लिखना एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखो, आप लोग प्रश्न लिखो। क्या प्रश्न यहाँ पे होगा, लिखना कि संविधान नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन के संतुलन से आप क्या समझते हैं। संविधान नैतिकता और लोकतांत्रिक संतुलन के शासन से आप क्या समझ सकते हैं। 130वां संविधान संशोधन बिल इस अभिव्यक्ति को कहां तक पूरा करेगा। क्या संविधान नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन का संतुलन से आप क्या समझते हैं। 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इस संकल्पना को कहां तक पूरा करेगा, इस अभिव्यक्ति को कैसे फुलफिल करेगा, कैसे पूरा करेगा, ये आपका मुख्य परीक्षा प्रश्न बन रहा है। तो आपने देखा 130वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण रहता है कि निष्कर्ष, यहाँ पे निष्कर्ष हमने देख लिया भैया, निष्कर्ष क्या है आपका देखा, ठीक ना। आगे की राय क्या हो सकती है, विफोट क्या हो सकते हैं, चैलेंज क्या हो सकते हैं, एक संदेश क्या मिल रहा है, जस्टिफिकेशन क्या है आपका, जुडिशियल आपके अनाउंसमेंट क्या थे, आपके वर्तमान कानूनी ढांचा क्या है आपका, अपोजिशन क्या बोलती है, ठीक ना, केंद्र राज्य पर समान रूप से लागू हो रहे हैं, जेपीसी की भूमिका क्या है, जेपीसी क्या होती है, 130वां संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या है वो देख लिया हमने। मतलब एक हिसाब से पूरा 130वां संविधान संशोधन देख लिया। अब आपका बात आते है लागू होने पर कि जेपीसी की रिपोर्ट आती है, प्रस्ताव पारित होता है, लागू होता है, तो क्या कैसे प्रावधान होंगे, क्या कैसे कांड होंगे, वो देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। आपको सूचना दे दूं डेली सुबह 7 बजे। इसी तरीके से हम लोग क्या मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग डेली सुबह 7:15 बजे जुड़ सकते हो। और साथ ही 2 पीवाईक्यू सेशन आपके लिए चला रहा हूं मैं, एक भूगोल विषय पर, एक पॉलिटी विषय पर। भूगोल विषय पर डेली शाम को 9 बजे मिलते हैं और भूगोल विषय पर अभी तक 11 बजे सुबह मिलते थे, लेकिन अब शाम को 8 बजे मिलेंगे। तो 8 से 9 और 9 से 10, 8 से 9 पॉलिटी और 9 से 10 आपका भूगोल पीवाईक्यू सेशन प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यूपीएससी पीएससी सबके लिए, ठीक है ना। तो याद रखना बहुत शानदार तरीके से हो रहे हैं आपके लिए, पता चलता है वहां पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, पेपर कैसे आपके सामने आता है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। कमेंट में आपकी डाउट जरूर चाहिए, लाइक चाहिए, फीडबैक आपका कमेंट में चाहिए, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।